अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। यकीनी तौर पर आप ईद की खुशियां मना रहे होंगे, तो हमारी तरफ से भी और पूरी टीम की तरफ से भी आपको ईद मुबारक। लेकिन जाहिर है कि हम फोकस रखते हैं जो भी इश्यूज़ हैं उस पर तवज्जो दी जाए। और आज जिक्र करेंगे हम कि पाकिस्तान की जो बरामदात हैं उसमें कैसे इजाफा किया जाए। हमने देखा है कि पिछले माह ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं उनको इंसेंटिव्स देने के लिए ये एक स्कीम का आगाज़ किया, उनको अवार्ड्स दिए, उनको जो ब्लू पासपोर्ट जारी करने का भी फैसला किया। मकसद ये है कि उनको इनकरेज किया जाए कि पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा हो। लेकिन शहबाज, इंपॉर्टेंटली ये क्यों ज़रूरी है? ऑब्वियसली जब हम मईशत की बात करते हैं कि दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको देख लें तो उनकी अगर आप बरामदात वाला चार्ट देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको एक फिनोमिनल नंबर नजर आएगा। चीन की एग्जांपल ले लेते हैं, दुनिया में ओवरऑल मईशत के एतबार से इस वक्त वो दूसरे नंबर पर है, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स वो दुनिया का पहला नंबर उसका आता है, क्योंकि अगर आप सालाना उसकी बरामदात देखें तो दैट इज अराउंड 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी कि 3700 अरब डॉलर। और कहाँ हम बात कर रहे हैं 30 अरब डॉलर की, पाकिस्तान की बात करें। देखिए कामरान, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का अगर कोई ईद का तोहफा आवाम को हो सकता है वो यही है कि अगले एक साल में, जब एक साल के बाद हम बैठे होंगे बात कर रहे होंगे, तो जो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 30 अरब डॉलर ना हो, वो उस वक्त तक 40 अरब डॉलर की हो जाए। तो ये उनकी तरफ से एक ईदी 10 अरब डॉलर कुछ ज़्यादा नहीं है अगर हुकूमत काम करना चाहिए। और जितना पाकिस्तान का पोटेंशियल है उसके मुताबिक तो ये नंबर बहुत ही लो है। इंकरेजमेंट उन्होंने करना स्टार्ट कर दी है 66 एक्सपोर्टर्स को और टैक्स पेयर्स को, जिसमें ज़्यादातर एक्सपोर्टर्स थे, 38 तो एक्सपोर्टर्स थे, उनको बुलाकर उनको अप्रिशिएट किया गया। बल्कि लास्ट मंथ जब ये तकरीब हुई तो वहाँ पे बाकायदा जो इस्लामाबाद पुलिस थी उसका बैंड आया, वहाँ उनके लिए उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ये जो तकरीब थी तो अपनी तरफ से उन्होंने बड़ा उनको इनकरेज करने की कोशिश की। गुड स्टेप बट स्मॉल स्टेप। देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी के दो बड़े इस वक्त इश्यूज़ हैं। बाकी अगर अब इनके एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें, हमारे जो टैक्स के महसूलात हैं वो हमारी इकोनॉमी के सिर्फ 10% के बराबर हैं, जबकि हमारे अखराजात 20% के बराबर है। तो जो बीच में गैप होता है, जो डिफरेंस है, वो फिर आप कर्जा लेते हो, आपका बजट का खसारा होता है। उससे रिलेटेड ही एक्सपोर्ट्स का आपने बोला 30 अरब डॉलर है, जो तकरीबन 8% ऑफ द GDP बनती है। इंपोर्ट्स आपकी 16% ऑफ द GDP है, ठीक है, तकरीबन 55 अरब डॉलर से आसपास रहती है। ये भी हमने दबाई हुई है, वरना तो ये 70-75 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स है। ये कर्टेल्ड इंपोर्ट्स की मैं आपको इतना नंबर बता रहा हूँ। ये गैप कहाँ से आपने 8 से 9% ऑफ द GDP पूरा करना है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है आपकी वो सिर्फ 1.5 अरब डॉलर है, 0.5% ऑफ द GDP। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है उसकी कोशिश तो है इस साइड पे, लेकिन अभी तक वो जो कोशिश है वो कंक्रीट इन्वेस्टमेंट में वो मटीरियलाइज नहीं हो पाई। 3 से 5 साल का कह रहे हैं, लेट्स सी वो ये हो जाए। आपकी जो रेमिटेंसेज हैं अब उसके अपने चैलेंजेस हैं, अभी तो ठीक जा रही हैं, लेकिन इस साल उसमें भी कोई 9 से 10% की मुसलसल कमी हो रही है। 28 से 30 अरब डॉलर की आपकी जो तरसीलात ज़र है। आगे जो आने वाले चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा एक्सपोर्ट्स के ऊपर, वो ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो ग्लोबल मार्केट्स में जो जॉब्स हैं उसमें बहुत बड़ा एक चैलेंज आने वाला है। और पाकिस्तानी जो वर्कर्स बाहर गए वो ज़्यादातर अनस्किल्ड वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये वो सारा तनाजुर है जिसमें एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस करने की मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसमें आई थिंक अच्छी बात है कि इनकरेज करना चाहिए। और वैसे भी टैक्स पेयर्स हों जो अच्छा अपना फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जो नेशनल ड्यूटी है, और जो एक्सपोर्टर्स हैं ज़ाहिर है कि इकॉनमी में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन इवन देन मसलन जो टॉप एक्सपोर्टर थे इस केस के अंदर जिनको अवार्ड दिया गया, 512 मिलियन डॉलर की उन्होंने एक साल में स्टाइल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की है, ठीक है। अब ये अच्छी बात है, उन्होंने ये किया है, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू ओवर $500 बिलियन। लेकिन गिवन आपने शुरू में भी कहा कि जो पाकिस्तान की मईशत का साइज है, जितना पोटेंशियल है, और सिर्फ अगर हमने टॉप जो हमारे एक्सपोर्टर है वो 512 मिलियन डॉलर की है, तो ये कोई इतना अच्छा नंबर नहीं है। आई थिंक बिलियंस में होना चाहिए। अब कम से कम एक कोई बड़ी इंडस्ट्री, कोई बड़ी फैक्ट्री
1 बिलियन डॉलर, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत मुश्किल टारगेट है कि आप उसको अचीव ना कर सकें। ये एक बड़ी ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर बावजूद इसके कि 35 से 40 साल इन एक्सपोर्टर्स को हुकूमत पाकिस्तान ने, जो भी हुकूमत थी, उसने इनको मराद दी। यूरोपीय यूनियन से आपको GSP प्लस का स्टेटस मिला हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ड्यूटी फ्री ऑलमोस्ट आपकी जो एक्सपोर्ट है वो यूरोप को होती है। अमेरिका से हमने GSP स्टेटस बहुत अरसा लिए रखा और हमें स्पेशल इंसेंटिव्स मिलते रहे। इनको सस्ती बिजली ओवर पीरियड ऑफ टाइम मिलती रही, सस्ती गैस आज भी ये लोग ले रहे हैं। इसके साथ ही इनको जो टैक्स का रेट है 1% है। तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक भी ऐसा एक्सपोर्टर नहीं है जिसकी $1 अरब की एक्सपोर्ट हो। ये एक साइड पे। दूसरी साइड पे चले जाएं, जो टैक्सेस के आपके हालात हैं, एक भी ऐसा एक्सपोर्ट पाकिस्तान में टैक्स पेयर नहीं है जिसकी इंडिविजुअल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, कंपनी की बात नहीं कर रहा। इंडिविजुअल कैटेगरी में एक भी ऐसा टैक्स पेयर नहीं है जिसका $1 अरब उसने जाती इनकम टैक्स दिया हो। कंपनीज ने दिया हो वो एक अलग बात है। जैसे टॉप टैक्स पेयर में जैसे मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, उसका 26 अरब है, लेकिन वो MCB बैंक ने दिया है, वो मियां मोहम्मद मंशा साहब का अपना जाती टैक्स नहीं था। तो इसी तरीके से इम्तियाज स्टोर्स है, इम्तियाज स्टोर का वो तकरीबन लेस देन 700 मिलियन रुपीज का टैक्स है। दूसरे नंबर पे जो है इंटरलूप वाले हैं, जो इंटरलूप टेक्सटाइल्स है, फैसलाबाद की ये टेक्सटाइल कंपनी है, उसकी ये एक्सपोर्ट्स में भी दूसरे नंबर पर है और टैक्स पेमेंट में भी ये दूसरे नंबर पर है। तो ये जो हमारे बड़े बड़े नाम है वो अभी भी इतने बड़े नहीं हुए कि हम वहां पे पहुंच सके जहां पे हमारा बिलियनियर्स का क्लब हो, टैक्स पेयर्स का, हमारा बिलियन ऑफ डॉलर्स का क्लब हो, आपकी एक्सपोर्टर्स का। तो ये वजह कि आज जहां पे हम खड़े हुए हैं, आपका डेट टू जीडीपी रेशियो है। एक और जो प्रॉब्लम आई थिंक हमारे यहाँ, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि जो भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एक्सपोर्टर हो, प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हमारे इदारे भी, अदरवाइज भी सोसाइटी के अंदर आप एक्सेप्ट भी नहीं करते कि अगर कोई जायज़ तरीके से भी पैसा बनाता है, अगर कोई बिलियनेयर है तो हम उस पर क्वेश्चन रेज करेंगे कि ये इसने कोई 2 नंबर तरीके से बनाए होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम जो वेल्थ क्रिएशन है उसको इनकरेज नहीं करते। बाकी दुनिया में अमेरिका की सबसे बड़ी एग्जाम्पल यही है, इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स वहीं पे हैं कि वहां पे आप इनकरेज करते हैं कि आप जितने मर्जी पैसे कमाएं जायज़ तरीके से। भारत अनदर एग्जाम्पल, अब वहां पर भी बहुत बिलियनियर्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये भी एक जो ऐसा कल्चर है, मसलन अगर FBR की एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर कोई बड़ा एक्सपोर्टर है, पैसे कमा रहा है, तो FBR भी उसको विद सस्पेशन देखेगा, वो अपना बीच में कट लेने के चक्कर में होगा। और BCO ऐसे इदारे हैं कह जी कि हमारा भी हिस्सा बीच में से निकालें, बजाय इसके कि आप उनको अप्रिशिएट करें कि वो मतलब अपनी मेहनत करके ऐसा पैसा कमा रहे हैं। इस कल्चर को भी चेंज होने देखिए 2-3 बड़े फैक्टर हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो कैपिटल या वेल्थ जनरेशन को डिस्करेज किया जाता है। एक तो आपका जो टैक्स का निज़ाम है, दूसरा जो इससे भी बड़ा मसला बन चुका है कि हर सेक्टर में हुकूमत का एक फुटहोल्ड है उनका। वो हर जगह पे आपको हुकूमती इदारे आपको नजर आ रहे हैं, स्टेट ओन कंपनीज नजर आ रही है, या फिर आपकी बैंक्स है। अगर आप इनकम टैक्स की कैटेगरी में देख लें, जो टॉप टैक्स पेयर इनकम टैक्स की कैटेगरी में कंपनीज में वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक है। दूसरे नंबर पे कौन सी कंपनी है? यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। तीसरे पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड। चौथे पे है बी बैंक लिमिटेड। 5वें पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये बैंक्स हैं, वो भी इसलिए कि इस वक्त 22% जो शरह सूद है उसका वो नेचुरली बेनिफिट ले रहे हैं। अगर ऑल कैटेगरीज में आप देख लें जो आपके टैक्स पेयर, जिसमें GST भी पे हुआ है, GST खुद तो नहीं करते, कंपनीज डिपॉजिट करवाती हैं अगर उनके बिहाफ पे, इनकम टैक्स पे, बाकी टैक्सेस भी है। उसके अंदर जो टॉप पे कौन सा टैक्स पेयर आपकी कंपनी है? पाकिस्तान स्टेट ऑयल, अगेन हुकूमती कंपनी है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर पाकिस्तान टोबैको कंपनी है, जो टोबैको की सिगरेट्स की कंपनी है, वो एक है इसके दूसरे नंबर पे। तीसरे पे अगेन फिर OGDCL है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। इनफैक्ट जो OGDCL है, इसकी जो टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन है ये उससे भी ज्यादा है MCB से, लेकिन इसको ऑल कैटेगरी में डालते तो ये नंबर 3 पे यहाँ पे आ गई। फिर पार्को है, पाक अरब रिफाइनरी कंपनी, अगेन गवर्नमेंट ऑन कंपनी है। 5वें पे आपकी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है। एक और जो चीज इस चीज को रिफ्लेक्ट करती है, और ये वो तमाम शोबे हैं, ये ऑयल एंड गैस हो रही है, ऑयल एंड गैस, ऑयल तो आपने इस्तेमाल करना ही है, जो भी होगा एक्सप्लोरेशन हो रही है, बैंक्स जो है वो सर्विसेज में आ जाता है। मतलब इसमें कोई ऐसा इनोवेटिव नहीं, इंडस्ट्री कोई नया स्टार्टअप नहीं है, उसके अंदर पता चले कि जी उस आइडिया की बेस की उस कंपनी ने इतना पैसा बड़ा IT के शोबे में हो, भी यहाँ पे नहीं है, आपको नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो ये एक नाज़रीन एक ऐसी चीज है, अगर देखा जाए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर एक तो डेप्थ नहीं है, चंद कंपनीज हैं, चंद बड़े कारोबार हैं, वही फ्लरिश कर रहे हैं। एक डीप रूटेड आपको जो एक होता है ना कि एक बिजनेस फ्रेंडली, एक बड़ा आपने जिक्र सुना था, अगर वो होता तो पाकिस्तान में, क्योंकि पैसा बनाना तो सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है कोई एक्सपोर्ट करे। क्या एनेबलिंग एनवायरनमेंट पाकिस्तान के अंदर है कि जहां पे जो एक बिजनेसमैन है वो ग्रो कर सके?
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का ये जो इनिशिएटिव ये बड़ा ही अच्छा है। उन्होंने पाकिस्तान ऑनर कार्ड देने की इनको बात की है। तमाम जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको और जो टैक्स पेयर्स थे टॉप के 66 लोग हैं टोटल मिला के या कंपनीज, उनको जो है पाकिस्तान के उनके जो उनके ब्लू पासपोर्ट उनको दिए जाएंगे, जो कि एक नॉर्मली जो स्टेट फंक्शनरीज हैं, गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, उनको दिया जाता है। और इसमें जो हर कैटेगरी का जो टॉप टैक्स पेयर या टॉप एक्सपोर्टर है हर कैटेगरी के अंदर, उसका उनको वो एजाजी पाकिस्तान के सफीर होंगे। ये एक कोशिश तो है, इनकरेज तो आप कर रहे हैं, उनको रिकग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन बात इससे आगे जाके अब होगी। आज के प्रोग्राम में हमें दो गेस्ट स्पेशली ज्वाइन करेंगे। सैयद असद हुसैन जैदी साहब हैं, ये एक्सपोर्टर हैं। जो इनोवेटिव कैटेगरी थी एक्सपोर्टर्स की, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने इनको उस दिन अवार्ड दिया है। और मोहम्मद मिफ्ता इस्माइल साहब हैं। मिफ्ता इस्माइल साबिक फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। इनकी जो कंपनी है इस्माइल इंडस्ट्रीज, फूड की एक्सपोर्ट्स में इनको अवार्ड मिला है। तो ये दोनों गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। इनसे पूछेंगे कि किस किस्म के जो चैलेंजेस हैं इनको फेस करने पड़ते हैं और अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं कि पिछले माह जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अवार्ड तकसीम किए टॉप जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो टैक्स पेयर्स हैं, और इस वक्त हमारे साथ दो ऐसे ही मेहमान मौजूद हैं जिनको ये अवार्ड्स दिए गए। हमें ज्वाइन करेंगे सैयद असद हुसैन जैदी साहब, ये एक्सपोर्टर ऑफ एल्यूमिनियम कैन एंड बेवरेजेस हैं, और दूसरे ज्वाइन करेंगे हम मिफ्ता इस्माइल साहब, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम वो एक्सपोर्टर भी हैं, फूड जो इंडस्ट्री है उससे जुड़े हुए हैं। तो मिफ्ता इस्माइल साहब से ही प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मिफ्ता साहब, सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको मुबारकबाद कि आपको जो कंपनी है उसको भी अवार्ड मिला है, इस्माइल इंडस्ट्रीज, और आपकी जो कंपनी है वो दूसरे नंबर पर थी इन टर्म्स ऑफ फूड कैटेगरी में। अगर आप बात करें, जो एक्सपोर्ट्स की बात करें, तो थोड़ा सा बताएंगे हमें कि इस स्टेज तक आपकी जो कंपनी है वो कैसे पहुंची, और सालाना आप कितनी एक्सपोर्ट करते हैं, आपकी जो कंपनी है? जी, इस 6 महीने में, इस साल के 6 महीने में हमने तकरीबन 98 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट की है। पिछले साल हमने 125 से थोड़ी सी ज़्यादा मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट की थी पिछले साल। जो कहाँ तक ये क्यों पहुंची है, 1990 में ये फैक्ट्री ने काम शुरू किया। हमने अमेरिका वगैरह में एक्सपोर्ट किया, और उनकी जो मेन स्ट्रीम मार्केट है उसमें एक्सपोर्ट करते थे। क्रिसमस कैंडीज बना के बेचते थे। हेलोवीन उनके यहाँ एक त्यौहार आता है जिसपे बहुत कैंडी खाई जाती है, उसके लिए बेचते थे। फिर पाकिस्तान में चीनी महंगी हो गई दुनिया से, और पाकिस्तान में 20-30 साल तक बदस्तूर चीनी महंगी रही, तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे। कुछ ये कोकोमो हमारा बिस्किट है, ये मिडल ईस्ट में बिक जाता है, कुछ जेली है ये बिक जाती है, और हलाल मार्केटों में यानी कि अमेरिका के अंदर या यूरोप के अंदर जो हलाल स्टोर्स होते हैं उनके अंदर हमारा मार्शमेलो या जेली चलती थी, लेकिन वो महंगी होती थी वहाँ की जो चीज़ें मसनूआत उससे। अब पाकिस्तान में कोई 30 साल बाद पाकिस्तान में जो आलमी मंडी है उसके बराबर आ गई है चीनी, या उससे कम हो गई है, तो पहली मरतबा हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो ये एक एक्सपोर्ट इसकी वजह से बढ़ गया है। दूसरा ये कि पिछले साल शायद आटा भी इंटरनेशनल मार्केट पे था, इस बार फिर पाकिस्तान में जो आटा है वो दुनिया से महंगा है, तो बिस्किट वगैरह के अंदर फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हम काफ़ी अरसे से एक्सपोर्ट्स की कोशिश कर रहे हैं। अब अल्लाह ने थोड़ी सी तरक्की दी है, तो और थोड़ा सा माहौल ऐसा बना है कि जिसे एक्सपोर्ट करें। यहाँ पर जब डिवैल्यूएशन तेज़ी से हुआ था तो पाकिस्तान के जो जैसे 5 रुपए में अगर कोई चीज़ बेचते हैं तो वो पहले 5 सेंट होते थे, अब वो 1-1.5 सेंट के बराबर रह गया है। तो बाहर बेचना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरीके से हम एक्सपोर्ट पे घुसे हैं। लेकिन मैं 2 बातों की वजाहत कर दूं। एक तो ये कि कैंडी और बिस्किट्स के अलावा हमारे और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिसमें प्लास्टिक्स शामिल है, तो वो भी एक्सपोर्ट करते हैं, और न्यूट्रिशन फूड भी एक्सपोर्ट करते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, मैं एक्चुअली बिजनेस में काम नहीं करता हूँ, मेरा बेटे ने अवार्ड लिया था, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है कि आपने मुझे इधर बुला लिया। हमारी कोशिश थी कि मिफ्ता इस्माइल जूनियर है वो हमारे प्रोग्राम में है, लेकिन चलें अभी आप शायद उनको ट्रेन कर रहे हैं कि अगले साल आप शायद लाना उन्हें पसंद करेंगे। वी विश यू फॉर दैट। सैयद असद जैदी साहब को हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं डिस्कशन में। जैदी साहब, एक तो आपको मुबारक हो, दूसरा थोड़ा सा आप अगर अपनी कंपनी के जो बिजनेस है उसके बारे में बताइएगा। और मुझे कुछ शायद याद पड़ता है कि जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो कुछ आपको प्रॉब्लम्स भी आए थे फैक्ट्री सेट करने में, कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज़ के इश्यूज थे,
तो आपको जो कैटेगराइज किया गया इनोवेशन में किया गया कि इनोवेटिव एक्सपोर्टर्स हैं, थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अभी हेड कर रहा हूँ पाकिस्तान एल्युमिनियम को, और हम जो एक्टिविटी प्रोसेस कर रहे हैं हम कैन मैन्युफैक्चरिंग में हैं इस वक्त, एंड वी आर द ओनली वन जो कि ये इंडस्ट्री है जो बेवरेजेस कैन मेकिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा इनिशियली हमारा एक जॉइंट वेंचर हुआ था एशमोर के साथ, सब्सिक्वेंटली हमने उसको कन्वर्ट करके लिस्टेड कंपनी में कर दिया। एशमोर नहीं है, अब ये ग्रुप है लिबर्टी ग्रुप, वो उसको हेड कर रहे हैं। और इसके अलावा एक इनोवेटिव कैटेगरी में हमें ये अवार्ड दिया गया है, और इसी की बेस के ऊपर जो है आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस कर रहे हैं। तो एक यूनिक एक्टिविटी है बेवरेजेस कैन है, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड हैं, नेस्ले, कोका कोला, पेप्सी, सभी को हम ये दे रहे हैं। और हमारी टोटल एक्सपोर्ट इस वक्त $50 बिलियन है, अलॉन्ग विद $30 to $40 मिलियन की हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी दे रहे हैं। तो अराउंड 90 मिलियन यू कैन से कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी। और वापस भी आएंगे मुफ्ती साहब, ये बड़ा जी प्लीज जी कुछ कहना चाह रहे हैं असद साहब जी, कंटिन्यू। आई एम ऑडिबल सर? जी बिल्कुल, वी कैन हियर यू जी, आप अपनी बात खत्म करें प्लीज। जी। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने कही है उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा हमें हेल्प की है इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज के ऊपर, और जो कैन इंपोर्ट हो रहा था उसको फिजिबल बनाने के लिए काफ़ी हेल्प की है। और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में प्रॉब्लम आए हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बड़ी अच्छे तरीके से चल रही है और एक अच्छे बिजनेस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं। मिफ्ता साहब, आई नो कि आप फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि पाकिस्तान में डूइंग बिजनेस और जो चैलेंजेस हैं वो किस तरह के हमें पेश करना दरपेश आते हैं, किसी भी जो भी जिस शोबे की बात करें। आप बहुत अरसे से ऑब्वियसली इससे जुड़े हुए हैं, किस तरह के चैलेंजेस आपके ख्याल में पाकिस्तान में जब भी कोई सरमाया लगाना चाहता है, जब कोई एक्सपोर्टर आता है, डू यू थिंक कि हमारा जो टैक्स का सिस्टम है, जो अदरवाइज जो बैरियर्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ब्यूरोक्रेटिक हैं, अदरवाइज ये हर्डल हैं हमारे यहाँ? क्योंकि अदरवाइज बेशक जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो नंबर 1 एक्सपोर्टर थे पिछले साल स्टाइल टेक्सटाइल, 512 या $22 बिलियन की उन्होंने एक्सपोर्ट की है, विच इज नॉट अ बिग नंबर। आई थिंक पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, एक आध बिलियन $2 बिलियन तो आई थिंक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नंबर नहीं है। तो आप जरा बताएंगे कि क्या मुश्किलात पेश आती हैं हमारे यहाँ, खास करके जो एक्सपोर्टर्स को? देखिए कामरान भाई, सबसे पहले कि टैक्स का कोई मसला नहीं है। टैक्स में पाकिस्तान जो है वो सोर्स पे 1% या 1.25% काट लेता है, उसका कोई आई थिंक दैट्स वेरी गुड फैसिलिटी, रीजनेबल नंबर है, और इसमें टैक्स इज नॉट एन इशू है। दूसरा जो फॉरेन एक्सचेंज रखने का होता है कि आप 10% या 5% बाहर रख लें या पाकिस्तान के अंदर डॉलर में रख लें, वो फैसिलिटी भी बड़ी अच्छी है एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप 90-95% तो वैसे ही कॉस्ट आती है, तो आपको इससे ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता, तो इससे ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना कमीशन देने की ज़रूरत पड़ती। तो ये वाली फाइनेंशियल साइड जो है वो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की मराहत ठीक है, लेकिन फिर भी दुनिया से कोई कंपनी पाकिस्तान में आके एक्सपोर्ट के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करती। उसकी कोई हमको वजह सोचनी चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसे क्या मसाइल हैं कि जिसकी वजह से हम पाकिस्तान दुनिया में नहीं इंपोर्ट करते। एक मसला जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानी एक्सपोर्टर आज फेस कर रहा है और 20 साल से फेस कर रहा है, वो बिजली और गैस है। कभी महंगी हो जाती है, कभी आती नहीं है। आज के दिन मिसाल के तौर पर पिछले साल में किस केयर टेकर गवर्नमेंट ने गैस की कीमतें 1100 रुपए से बढ़ाकर 2800 रुपए कर दी हैं, और उसमें वो LNG भी चार्ज करते हैं। पाकिस्तान में जो एवरेज एक्सपोर्टर है उसको जो गैस मिल रही है वो 3200-3300 रुपए पर MMCFD मिल रही है, MMBTU मिल रही है, जो कि दुनिया के अंदर कहीं पर भी इतनी महंगी नहीं है। मतलब अगर आप पूरी LNG भी आज खरीदें तो $7-8 में मिल जाती है, और हम जो है ये यहाँ पे $13 की अपने लोगों को गैस दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल खास तौर पर जो है उसका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। बिजली भी हम बहुत महंगी देते हैं, तो बांग्लादेश, हिंदुस्तान, दीगर ममालिक से महंगी देते हैं। तो बिजली और गैस पाकिस्तान में जो है ये बहुत बड़े मसले हैं। कहीं पर बिजली का बहुत बड़ा मसला है, कहीं पर गैस का बड़ा मसला है। हुकूमत जो है वो एकदम
अजीब से फैसले कर देती है विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट कि कितने लोगों ने क्या इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मिसाल के तौर पर गैस की, कराची में आप बिजली नहीं देते थे जब पूरे पाकिस्तान में 27 रुपए की बिजली थी, तो के इलेक्ट्रिक ने वो डिस्काउंट नहीं दिया किसी वजह से, तो यहाँ बिजली महंगी थी। तो कराची के अंदर या साउथ जोन के अंदर जो थे वो लोग इन गैस पे काम करते थे। अब जाके आपने IMF को कह दिया हम गैस नहीं देंगे उन प्लांट्स को भी जो कि हुकूमत से ज़्यादा एफिशिएंट हैं। आप उसके इतने रेट बढ़ा दें कि अगर हुकूमत से कम एफिशिएंट हो तो वारे में ना आए, लेकिन आपने अगर 3 गुना गैस के रेट बढ़ा दिए, ये मसला है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर आजकल महंगाई ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, ये एक मसला है। लेकिन ये मसला सिर्फ एक्सपोर्टर्स का नहीं है, सबका है। लेकिन अल्लाह करे अगर ये इन्फ्लेशन कम हो जाएगा तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। और तीसरा जो पाकिस्तान में बड़ा मसला जो है वो डॉलर के रेट का है कि वो हुकूमत जो है उसको मार्केट पे नहीं छोड़ती, वो अपनी अपनी सोच पे लेकर आते हैं कि जैसा फाइनेंस मिनिस्टर आता है उसकी सोच होती है। इसको अगर मार्केट पे नहीं रखते और अगर हम थोड़े अरसे तक ओवर वैल्यू रह जाते हैं तो वो उस अरसे तक बेचना मुश्किल हो जाता है। अच्छा सैयद असद ज़ैदी साहब, आपको चूंकि स्टार्ट है एक बिजनेस का, एक्सपोर्ट्स का, $50 मिलियन आपने अचीव किया है, आप क्या समझते हैं ये $50 मिलियन को $100 मिलियन अगले साल लेके जाना या $150 मिलियन पे लेके जाना, उसके लिए क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहिए कंपनी को और हुकूमत को भी? क्योंकि जो ताली है वो दोनों हाथ से बजती है। हुकूमत तो अक्सर मराद देती रहती है, बहुत सारी कंपनीज, मैं आपकी कंपनी की बात नहीं कर रहा, इन जनरल वो इनोवेशन की तरफ नहीं जाते। आपको तो अवार्ड ही इनोवेशन का मिला है। हाउ यू विल प्रोसीड फ्रॉम हियर? 50 से $200 मिलियन, $150 मिलियन कैसे पहुंचेंगे 2 से 3 साल में? सर अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं, यस वी हैव अ पोटेंशियल। हम 750 मिलियन कैन से 1.2 बिलियन कैन्स अ ईयर की कैपेसिटी इंस्टॉल कर चुके हैं और आगे भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, अब और आगे भी जा सकते हैं और हम इसको इजीली 100 मिलियन अचीव कर सकते हैं। अब हमें कंस्ट्रेंट्स क्या है? बेसिकली हमारी मेजर एक्सपोर्ट जा रही है अफगानिस्तान में। यू बेटर नो हर 20 से 30 दिन बॉर्डर जो है, तोरकम बॉर्डर, वो क्लोज हो जाता है, तो एक रिस्क, एक थ्रेट जो है वो हमें फेस करना पड़ रहा है। हमारे पास ईरान में बहुत अच्छी मार्केट है, बट ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड कंट्री हम ईरान में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमें इंडिया से बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही हैं, बट हमें इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। तो हमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि इवन हम उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान वाली साइड पे भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दीज आर TIR कंट्रीज। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए फर्स्ट फेज के अंदर इनके साथ जो रिलेशन है वो नॉर्मलाइज करे, इंडिया के साथ करे, अफगानिस्तान के साथ करे, और जैसा भी हो कोई ऐसा मैकेनिज्म लेके आए। 2 के पहले ईरान के साथ एक वाटर सिस्टम का मैकेनिज्म लाए थे, वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो हम चाहेंगे कि ईरान के साथ कोई ऐसा सिस्टम आगे लेके आया जाए कि हम अपनी एक्सपोर्ट भी बढ़ा सके। ईरान बड़ी अच्छी मार्केट है एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा बढ़ाने के लिए यस, जैसे मिफ्ता साहब ने कहा कि इस वक्त काइबर बहुत हाई है, वन थिंग। सेकंड, आपके पास इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा फैक्टर है, बाइंग पावर लोगों की बहुत कम है। थर्ड, जो एक्टिविटी हमारी आ रही है वो है इकोनॉमिक सिचुएशन, अनसर्टेनिटीज बहुत ज़्यादा है और कुछ आइडिया नहीं है कि ये चीज़ें कहाँ जाएंगी। कि जो चीज़ उन्होंने कही है, अगर ये करेक्शन की तरफ ये चीज़ें कर लें तो ये हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बट इससे पहले एक पॉइंट्स आपने हाईलाइट की। असद साहब, यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद डिस्कशन जो है वो हमारी जारी रहेगी, सो स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बरामदात में आखिर इजाफा क्यों नहीं होता। तो मिफ्ता साहब, ब्रेक से पहले असद साहब ने 2-3 अहम इश्यूज हाईलाइट किए और आई थिंक ये रूट कॉज भी है कि आज हमारी मईशत जहां पे खड़ी है दुनिया में, ऑब्वियसली ये क्लियर प्रिंसिपल है और एक आजमूदा फार्मूला है कि आप रीजन के साथ ट्रेड करते हैं और रीजन ग्रो करते हैं। अब उन्होंने हाईलाइट किया कि अफगानिस्तान के अंदर वो अपना गुड्स बेचते हैं, लेकिन एक अनसर्टेनिटी है। इंडिया के साथ अगेन वो कहते हैं कि वहां पर लोग इंटरेस्टेड हैं उनकी प्रोडक्ट बाय करने के लिए, लेकिन ट्रेड हमने बंद की हुई है। ईरान के साथ ऑफ कोर्स फॉर डिफरेंट रीजंस अप्स एंड डाउन्स हैं। आप क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑब्वियसली उनकी भी इन मामलात में से होती है। तो डू यू थिंक कि हमें एज अ कंट्री अपनी डायरेक्शन को बदलने की जरूरत है? क्योंकि हमने हर चीज को अगर एक पॉलिटिकल इश्यूज के साथ लिंक किया हुआ है तो फिर तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तीनों पड़ोसी ममालिक के साथ अगर हम ट्रेड भी नहीं कर सकते तो फिर मामलात कैसे बढ़ेंगे आगे?
अमर भाई, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में जगह जगह टेररिज्म हो रहा है, हमारे चाइनीज़ मेहमानों के ऊपर टेररिज्म हो रहा है, हमारे लोगों के ऊपर, हमारे तनसीबात के ऊपर, हमारे फौजी और पुलिस वालों के ऊपर हो रहा है, और वो अगर हम ये समझते हैं, हुकूमत ये समझती है कि अफगानिस्तान से एमिनेट हो रहा है, तो थोड़ा सा पॉलिसी रिएक्शन तो उसका आएगा ना। मतलब हम सिर्फ ट्रेड के लिए हम ये तो नहीं कह सकते कि चलो आप ट्रेड करते रहो, कोई बात नहीं, बंदे हमारे मारते रहो, तो वो वक्त तो हम इसका रिएक्शन लेंगे, तो दैट्स अ नेचुरल थिंग। हिंदुस्तान की जहां तक ट्रेड की बात है, जब इधर बहुत कलामी हो रही है, थोड़ा सा हमें मिफ्ता साहब, हमें इंट्रोस्पेक्शन नहीं करनी चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है, क्योंकि हम ही खुश हो रहे थे ना कि अफगान तालिबान आएंगे तो बड़ा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हम अपनी कोताहियों को भी नहीं देखते ना, कि इस वजह से शायद हमें आज उसका बैकलैश देखना पड़ रहा है। हमारे तो लीडरान उस वक्त गुलामी की जंजीरें तोड़ने के दावे कर रहे थे, मुझे पता है ये, और इसमें पाकिस्तान की जो तालिबान की पॉलिसी है उसके बारे में आई थिंक बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं, इंक्लूडिंग कि उनको वापस क्यों लेके आके सेटल किया गया वगैरह वगैरह, या हमको ये जो हमारा एक हमने जहन में बिठा रखा है कि अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान में क्या बहुत फ़र्क है, ये भी हमारे जहन का मेरे ख्याल से एक वो है हाइपोथेसिस है जिसकी कोई रियलिटी में जगह नहीं है। लेकिन दैट सेड, मैं ऐसे जनरली मैं आपको बताऊं कमरान भाई कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी वजह है जो पाकिस्तान बांग्लादेश हिंदुस्तान से पीछे रह गया ना, वो 1990 की दिहाई से पाकिस्तान में जो टेररिज्म शुरू हुआ है उसकी वजह से। यहाँ पर बायर्स नहीं आते। मैं आपको सच बताऊं कि पाकिस्तान का हमारे यहाँ एक बायर 1992 में आया था, उसको लास्ट 2-3 साल पहले फिर मेरे बेटा उससे दुबई में मिला, बहुत रिक्वेस्ट करी तो वो कुछ दिनों के लिए आया। सीरियसली अमेरिका का बायर, पाकिस्तान में बायर्स नहीं आते टेररिज्म की वजह से। टेररिज्म का परसेप्शन भी है बट टेररिज्म की रियलिटी भी है पाकिस्तान में, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी बड़ा मसला आता है। तो हमको टेररिज्म का मसला तो एक सॉल्व करना ही पड़ेगा, जब तक हम वो नहीं करेंगे तो मसले होंगे। लेकिन हम क्योंकि इकोनॉमिक्स प्रोग्राम की बैठ के बात कर रहे हैं, एक चीज जरा क्लैरिफाई कीजिएगा, जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे तो आपने एक स्टेटमेंट दी थी पाकिस्तान से सैलाब आए थे और हमारी जो कपास की फसल थी वो मुतासर हो गई, तो आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान भारत से कपास जो है वो इंपोर्ट कर सकता है। तो आपको जो लॉबी थी वो किस साइड से, रेजिस्टेंस कहां से आपको आई? यही मैं बात करने जा रहा था। देखिए ये जरूरी बात है, हमको ये बात समझनी चाहिए। मैंने यहाँ पे कहा था कि भाई हम टमाटर प्याज भी बड़ी महंगी हो गई थी तो हम वो खरीदना शुरू कर सकते हैं हिंदुस्तान से, और ये बात की। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब भी ज़रा सा इस पर अनकंफर्टेबल थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहीं जाके ये भी कह दिया कि नहीं यार, जब तक वो कश्मीर के अंदर रिवर्स नहीं करेंगे हम ये नहीं करेंगे। फिर मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई और मैंने कहा कि इस वक्त यहाँ पे 500 रुपए की टमाटर प्याज हो गया तो मुझे ये लाने दें। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने ट्वीट किया। उसके बाद मुझे एक बैरूनी मुल्क के सफ़ीर ने फ़ोन किया कि हमारे लोग हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं, तुम लोग सीरियस हो इम्पोर्ट करने में? तो मैंने कहा बिल्कुल सीरियस है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर हम हिंदुस्तानियों से बात करेंगे। हिंदुस्तानियों ने मना किया कि नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर उनका कुछ और कह रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर कुछ और कह रहा है, तो ये नहीं करना चाहिए। और मेरा ये जो ट्वीट था ये हिंदुस्तान टाइम में भी छपा था। फिर मैं हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मिला था उज़्बेकिस्तान में, ऐसे ही चलते चलते मुलाकात हुई थी। तो मैंने कहा कि यार जब मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ इस वक्त फ्लड्स आए, तो तुम लोग क्यों ये कर रहे हो? तो बोलता है मैं 2 दिन के अंदर इजाजत हम दे देंगे, लेकिन वो नहीं आई। तो हिंदुस्तान भी एक एटीट्यूड में बैठा है, वो ये समझ रहा है कि पता नहीं दुनिया का क्या सुपर पावर बन गया है, और वो कोई भी अगर हमसे ट्रेड भी करता है तो हिंदुस्तान को हमारे ऊपर फेवर करेगा। तो इस हालात में अगर ये हम समझ रहे हैं कि सिर्फ हमारी वजह से किसी खुदा न खास्ता ट्रेड रुकी हुई है, तो ये बात नहीं है। उनका भी एक एटीट्यूड है पाकिस्तान के बारे में। आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर, ये कल गार्डियन की खबर थी कि 20 लोगों से ज्यादा क्या वो कत्ल करा चुके हैं। तो इस वक्त ये हिंदुस्तान में इलेक्शन होने लगा है, उससे पहले वो कुछ नहीं करेंगे, और उसके बाद फिर जब वो बैठ के बात करें बराबरी की बुनियाद पर, तो फिर हमको बात कर लेनी चाहिए इनसे। लेकिन ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने ट्रेड रोका हुआ है, उनका भी बहुत सख्त एटीट्यूड है। अच्छा, ये मिफ्ता इस्माइल साहब आपने बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि भारत के अंदर इस वक्त कितनी एपेटाइट है पाकिस्तान के साथ तिजारत करने की और पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है उसको नॉर्मलाइज करने की। मेरा ख्याल है हमारे पॉलिसी मेकर्स को और जो जनरल पब्लिक है उसको इतना शायद इस चीज़ का जो है वो अदराक नहीं है कि बॉर्डर के उस तरफ अब इतनी कोई गर्मजोशी नहीं है ताल्लुकात को बेहतर बनाने की। यहाँ पे नाज़रीन हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन जारी रखेंगे। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आखिर जो बरामदात हैं वो स्टैटिक क्यों हैं और कैसे हम अपनी बरामदात को बेहतर कर सकते हैं। तो असद साहब,
पूछना आप से ये था कि आप अगर हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है उसको भी देखें तो वहां पर भी और बाकी दुनिया में जहां पर भी तरक्की होती है तो आपको बिलियनर्स नजर आते हैं, क्योंकि इनकरेज किया जाता है वेल्थ क्रिएशन को। हमारे यहाँ डू यू थिंक के पोटेंशियल है कि जो मीडियम साइज एक्सपोर्टर होते हैं, कम से कम $100 मिलियन के इसमें दर्जनों की तादाद में हो सकते हैं, या इवन टाइम कम्स कि जी कुछ बिलियनर्स भी यहाँ पर हो जाएं इस तरह के एक्सपोर्टर्स? व्हाट आर द पोटेंशियल्स डू यू थिंक इन योर व्यू? सर अल्हम्दुलिल्लाह पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम ये सोचें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी आगे स्टेबल होने जा रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ने जा रहा है, तो मेरा उसमें आंसर है नो। बेसिकली हमारे सिस्टम्स, हमारे इंटरनल कंट्रोल्स, हमारा सेटअप इतना ज़्यादा डैमेज्ड है कि कोई भी आके उसको उस तरीके से लेके नहीं जा सकता। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं जिस अदारे में हूँ, या मिफ्ता साहब का भी अदारा है, वहां पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम लगा हुआ है, ERP, एंटरप्रेन्योर रिसोर्स प्लानिंग। उसके अंदर सब डिपार्टमेंट, सब एक्टिविटी इंटीग्रेटेड है प्रॉपरली, SOPs बने हुए हैं, इंटरनल कंट्रोल्स हैं, और यही एक रीजन है कि हम अच्छी एक्सपोर्ट भी करने में कामयाब हो रहे हैं, प्रॉफिट्स भी अर्न कर रहे हैं, चीजें भी आगे लेके जा रहे हैं। बट अगर हम पाकिस्तान को देखें, हम अपना मिनिस्ट्री का सिस्टम देखें, हम FBR का सिस्टम देखें, हम अपना नॉर्मल DC सिस्टम देखें, कोई भी सिस्टम बैडली 1950s का सिस्टम है, और उसी सिस्टम के ऊपर हम पैच लगाते जा रहे हैं। तो अगर हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, चीजों को आगे लेके जाना है, इंडिया का मुकाबला करना है, तो हमें सबसे पहले अपना सिस्टम बेहतर करना है, हमें अपने इंटरनल कंट्रोल्स बनाने हैं, SOP बनाने हैं, हमें एक SAP सिस्टम, सॉरी SAP कह रहा हूं, इसमें हमें प्रॉपर अपना सिस्टम प्रॉपर लेके आना पड़ेगा, जो कि पूरे मुल्क के लिए बेहतर हो, और वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग हो, स्क्रैच से वो सिस्टम बने। अभी 1950 का सिस्टम है, उसके अंदर पैचेस लगते जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये पैचेस से हमारा काम नहीं बनने वाला है, हमें एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए। बीइंग अ बिजनेसमैन, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, एक पोलराइजेशन है, और जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बिल्कुल जो नताइज उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, दूसरी साइड पे एक गवर्नमेंट है उसको मिलिट्री की पूरी सपोर्ट हासिल है। आप क्या समझते हैं इस वक्त जो पॉलिटिकल सिस्टम है पाकिस्तान का, ये स्टेबल है और ये फेवरेबल है आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए? नो सर, इट्स टोटली अनफेवरेबल, क्योंकि जो गवर्नमेंट इस वक्त आई है वो भी इसी माइंड से आई है कि मे बी हम 1 ईयर रहे, 2 ईयर रहे या 3 ईयर, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। वो अपनी पॉलिसीज में, उनको वो जो कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए था एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को, तो वो नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से मेरा नहीं ख्याल कि इतना एक आप कह लेंगे रूबस्ट एक्टिविटीज जो है वो ये गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी। अच्छा मिफ्ता साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। देखिए हमारा जो सबसे बड़ा मसला है मिफ्ता साहब, यकीनी तौर पर जो इस वक्त ऑब्वियसली जो करंट अकाउंट का खसारा और जो फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास नहीं, और वे फॉरवर्ड पाकिस्तान की मैशत का यही है कि हम अल्टीमेटली अपनी जो बरामदात है उसमें इजाफा करें, बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा करें, ताकि IMF से कंप्लीटली जान छुड़ा दे। अब क्योंकि हमारा जो डेट टू GDP रेशो है, बहुत से लोगों का ख्याल है या कुछ लोगों का ख्याल है अनसस्टेनेबल होता जा रहा है, कुछ लोग डेट रीस्ट्रक्चरिंग की भी बात कर रहे हैं, लेकिन पाइड की लेटेस्ट एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें डेट रीस्ट्रक्चरिंग के बजाय उन्होंने जो प्रपोज किया है कि हमें फोकस करना चाहिए इनहांसिंग आवर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट, फॉस्टरिंग ग्रोथ इन लिस्टेड कॉर्पोरेट्स एंड डेवलपिंग डोमेस्टिक मार्केट्स। डू यू थिंक कि एक तो जो करंट गवर्नमेंट है उनकी जो पॉलिसीज हैं, और इन कमिंग 2-3 years ये हम ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं? देखिए, हमारा जो माइंडसेट है ना वो एकदम कहीं और चला गया है। जब हम बात करते हैं कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया, और वो बचा रहे होते, वो बेसिकली हम ये कह रहे होते हैं कि हमको नया कर्ज मिल गया। वो एक दुकान चल रही है जिस पर नुकसान हो रहा है, और आप ये नहीं कह रहे कि अपनी दुकान के कारोबार का हाल ठीक करेंगे, आप बोलते हैं अच्छा नया कर्ज मिल गया तो कम से कम अभी 3 महीने तक तो दुकान चलने के पैसे आ जाए।
अब जो आप डेट रिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि यार जो हमको कर्ज लोगों को दिया हुआ है हम मुकर जाते हैं उससे वापस करने का, तो हमारे ऊपर बोझ उतर जाएगा। तो इस तरह तो नहीं होता ना, आप किस कर्ज से मुकर जाएंगे तो आइंदा आपको छोड़ेंगे तो नहीं, बल्कि अभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये बातें नहीं करनी चाहिए। जो पाइट की रिपोर्ट है उसके अंदर ये बात दुरुस्त है कि बरामदात को बढ़ाना है, आपको इन्फ्लेशन कम करना है, ग्रोथ बढ़ानी है। अब इन्फ्लेशन कैसे कम होगा? बजट डेफिसिट कम करके। बजट डेफिसिट कैसे कम होगा? उसके लिए आपको एनएफसी अवार्ड को देखना पड़ेगा, वरना आपका बजट डेफिसिट कम नहीं हो सकता। अगर आप, मैंने हिसाब किया है कि 28% ऑफ जीडीपी टैक्स जमा करें तब जाके बजट बैलेंस होगा। तो आप जाहिर है ये तो नहीं ले जा सकते 28%, लेकिन आप वो करने के लिए तैयार नहीं है। आपको कीमतें कम करनी है लेकिन आप निचकारी करने के लिए तैयार नहीं है। आपको बात करनी है कि पाकिस्तान में सिस्टम अच्छा हो जाए, लेकिन भी हो रही है। आपने डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात की है कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। हमारे फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है, उसके इसी तरह के प्रॉब्लम्स थे जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स हैं डेट के, तो उसकी डेट की रिस्ट्रक्चरिंग हुई, उसकी फैक्ट्रियां भी चलना शुरू हो गई, वो दोबारा लोगों को रोजगार भी मिलना शुरू हो गया। तो ये जो माइक्रो एग्जांपल है ये मैक्रो लेवल पे नहीं हो सकती अप्लाई? देखिए, हम डेट की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप भी जानते हैं राना साहब के जो फॉरेन डेट है हमारी, वो आधी से ज़्यादा वर्ल्ड बैंक और IMF वगैरह से आती है, मल्टीलैटरल से। वो हर साल हमको जितना नया लोन देते हैं उससे हम कम उनको वापस कर रहे होते हैं। तो ये कैश फ्लो पॉजिटिव है। जिस दिन आप रिस्ट्रक्चरिंग की बात करेंगे वो कैश फ्लो पॉजिटिविटी खत्म हो जाएगी, आपकी एलसीज नहीं खुलेंगी, दीगर चीज़ें होंगी। पहले साल श्रीलंका की जीडीपी 8% गिरी थी, हमारी जीडीपी 8% गिर जाए तो 25, 26, 27 अरब डॉलर का पहले साल नुकसान हो जाएगा। उसके बाद आपके 10 बिलियन पेरिस क्लब के और 30 बिलियन चीन के। तो आप चीन को भी नाराज करेंगे, पेरिस क्लब को भी नाराज करेंगे और 2 साल बैंकरप्सी में रहेंगे। और सब आपसे ये कहेंगे कि यार तुम्हारा जो बड़ा जो डेट है वो लोकल डेट है। लोकल डेट को रिस्ट्रक्चरिंग करने जाएंगे तो उसके अंदर आपको पता है कि सारे बैंकों ने जो आपको पैसे दे रखे हैं उन्होंने स्टेट बैंक से लेकर दे रखे हैं आपसे, जहां से स्टेट बैंक पहले उनको ओएमओ करता है वो स्टेट बैंक को नहीं देंगे। तो आपने, और उसके बाद जो बैंक, अगर आपने स्टेट बैंक को प्रेशर डाला तो बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स खत्म हो जाएंगी। तो ये करना इतना आसान नहीं है। ये कह देना कि हम, मतलब ये वही बात है रियली कि हम किसी को कह दें कि हम आपके पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, फिर आप उसको लंबे बॉन्ड दे दें, छोटे बॉन्ड दे दें, फिर आपको कौन कर्ज देगा? और वो जो आप बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, देखें पहले आप जब बैंकरप्सी में जाते हैं ना तो वो आपसे बात करेगा कि अच्छा फ्यूचर में तुम किस तरह दोगे। हमारे पास कोई फ्यूचर में आमदन है जो आमदन का 60% अगर हम सूबों को दे रहे होते हैं। आज भी पाकिस्तान में आप किसी चीफ मिनिस्टर की ट्विटर की फीड उठा के देख लें। वक्त क्योंकि हमारे पास कम है, ऑब्वियसली ये ऐसा टॉपिक है, इस पर एक्सटेंडेड डिस्कशन हो सकती है, बट ऑब्वियसली जो हमें कम से कम एक चीज, डेट रिस्ट्रक्चरिंग करें या ना करें, लेकिन जो हमें अपना जो स्क्रिप्ट है, जो मौजूदा जो हम जब से पाकिस्तान बना है उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको शायद बदलने की जरूरत है, और बगैर उसको बदले पाकिस्तान में बदलाव नहीं आ सकता। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।